नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कृष्णा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सीरीज़ RLC सर्किट। सीरीज़ RLC सर्किट होता क्या है, कैसे वर्क करता है और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ RLC रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस अनुनादी परिपथ। सबसे पहली टर्म यहाँ पर जो समझने वाली है कि हमने पता है RLC क्या है, सीरीज़ क्या है, पर ये जो नया वर्ड आया है दैट मीन्स अनुनादी और रेजोनेंस, ये क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस सर्किट से। आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। फर्स्ट टर्म इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब एक ऐसी कंडीशन, जनरली रेजोनेंस को हम डिस्क्राइब किसके थ्रू करते हैं, इट इज़ अ टर्म। ये क्या है, टर्म है जो क्या डिफाइन करती है, किसी भी सर्किट में उसके स्टडी स्टेट ऑपरेशन को हम रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मतलब किसी भी सर्किट में उसके स्टडी स्टेट ऑपरेशन को हम रेजोनेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी सोर्स, ठीक है, जिसमें ऐसे कंपोनेंट कनेक्ट हो जो कि क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। इस टाइप के कंपोनेंट को या इस टाइप के जो सिस्टम में इसका जो रिजल्टेंट रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स और इस पर अप्लाई किए गए फंक्शन दोनों जब क्या हो, दोनों टाइम में इन फेज हो, ठीक है, इन टाइम फेज में हो। सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। इससे हमें ये समझ आया कि किसी भी सर्किट में अगर एक सिंगल एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो वो रेजोनेंट नहीं होगा। इसके लिए या रेजोनेंट सर्किट के लिए हमें मिनिमम किसी भी सर्किट में 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे एग्जांपल में इस पर्टिकुलर में RLC, R क्या है, एनर्जी डेसिपेट करता है, L क्या है, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। C क्या है, इट इज अगेन एनर्जी स्टोर करता है, जो क्या किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के। सो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट क्या है जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं। एज वेल एज इस सिस्टम में यानी रेजोनेंस सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है ये आपस में एनर्जी क्या कर सके, इंटरचेंज कर सके। इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन। तो रेजोनेंट सर्किट क्या है, एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए जिनमें कि आपस में एनर्जी इंटरचेंज हो सके और इस पर्टिकुलर सिस्टम का कंप्लीट जो रिजल्टेंट रिस्पॉन्स हो वो अप्लाई किए गए रिस्पॉन्स के इक्वल हो, टाइम में टाइम इन फेज हो। तो इस टाइप के सर्किट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस सर्किट। इट में भी, अब ज़रूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, इट में बी मैकेनिकल सर्किट, हाइड्रोलिक सर्किट और व्हाटएवर। क्लियर है। जैसे हमारे केस में हमने अभी किस में देख रहे हैं, सीरीज RLC सर्किट में। तो सीरीज RLC सर्किट क्या होता है, हमारे पास एक रजिस्टर R, एक इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C। तीनों क्या है, तीनों सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है। सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होने से इस पर हमने अप्लाई किया गया है एक वोल्टेज V। ये कैपिटल V क्या शो कर रहा है, कैपिटल V शो कर रहा है इट इज़ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस AC सिग्नल का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दैट इज V। ये क्या है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज। ना इस पर्टिकुलर सिस्टम में जब हमने V अप्लाई किया तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या था, VR। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था दैट इज VL, एज वेल एज इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था दैट इज VC।
आई होप आप सभी को प्रीवियस क्लास याद होगी। सो यहाँ रजिस्टर जो है, यहाँ वोल्टेज और करंट, इस रजिस्टर पर वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, दैट इज इन फेज, यानी वोल्टेज भी सेम डायरेक्शन में होगा और करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा। बट इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है, जबकि करंट क्या होता है, लैग करता है बाय 90 डिग्री π/2। एज वेल एज इस कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट क्या करता है, करंट विल बी लीड, करंट लीड करेगा किससे, वोल्टेज से, और एंगल कितना होगा, दैट इज अगेन इज 90 डिग्री। सो जब इस टाइप के सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या है, साइन वेव, और साइन वेव में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर कि इस सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे इस सर्किट पर क्या हो, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, उस सर्किट को, उस पर्टिकुलर केस में इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस सर्किट। अब चूंकि ये क्या है, पूरा किस में कनेक्ट है, सीरीज फॉर्म में, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस RLC सर्किट। सो इस सिचुएशन में जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी जब आपकी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उस सिचुएशन में इस पूरे सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, मैक्सिमम। सो फॉर दैट हमारा VL और VC दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। फॉर दैट इन दोनों के मैक्सिमम होने के लिए क्या सिचुएशन होगी, या हम ये कहें कि VL और VC पर भी, इस पर भी जो वोल्टेज और करंट है दोनों क्या होंगे, इन फेज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस क्या कहता है, दोनों क्या हो, इन फेज हो जाए, टाइम और अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज इन फेज है, रेजिस्टेंस में तो वो सेम था, पर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, लीड एंड लैग कर रहे हैं, यहाँ पर भी लीड एंड लैग कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, इन फेज हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा सर्किट रेजोनेंस की तरह कार्य करने लगता है। तो हमने देखा इस सिचुएशन के लिए क्या चाहिए, इस सिचुएशन के लिए वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो जाने चाहिए, इन फेज हो जाना चाहिए। तो दोनों इन फेज हो, उसके लिए क्या होगा, जब ये दोनों इन फेज कब होंगे, जब हमारा XL किसके इक्वल हो जाएगा, XC के, दैट मीन्स VL इक्वल टू VC, दैट इज वाई वी कॉल VL इक्वल टू VC। सो XL बराबर जब XC के होगा, ऐसे सिचुएशन में दोनों में ये क्या है, करंट सेम डायरेक्शन में, वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, नेट इन दोनों का क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल डायरेक्शन, और जीरो बोल सकते हैं आप, तो ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन, और ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, इन फेज आ जाएगा, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों क्या हो गए, इन फेज हो गए। सो हमने देखा कि जब हमारा सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में है तो हमारे XL और XC की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और हमें पता है जब XL और XC की वैल्यू इक्वल होती है तो हमारा RLC सर्किट किसकी तरह वर्क करने लगता है, एज अ रजिस्टिव नेटवर्क। तो ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, जस्ट अ रजिस्टिव नेटवर्क। सो हमें पता है, व्हाट वी नो दैट Z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्लियर, आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में। सो XL माइनस XC जो है, हमने क्या कहा, अब हम बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में जब VL और VC इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इक्वल होगा, तो इसके लिए XL माइनस XC क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस सिचुएशन में फर्स्ट नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो रिएक्टेंस है XL माइनस XC विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो। सेकंड इम्पीडेंस Z क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो हुआ तो ये जीरो यहाँ पुट किया तो Z कितना हो जाएगा, इट विल बी R। क्लियर है। थर्ड विल बी कि जब हम ये वैल्यू इक्वल पुट करेंगे तो हमारे वोल्टेज, हमने अभी बात की, जो वोल्टेज और
सॉरी जो इंडक्टर और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज मैक्सिमम, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। फोर्थ कि इसके पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी यूनिटी। पावर फैक्टर cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज यूनिटी। नाउ इसका जो अदर पावर डिस्पर्शन है वो क्या हो जाएगा, VI, पावर डिस्पर्शन दैट इज VI। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि रेजोनेंस की कंडीशन में हमें क्या करना होंगे या याद रखने होंगे। अब हमें पता है हमारे पास क्या है, VL और VC है, दोनों क्या है, इक्वल है। किस केस में, रेजोनेंस में। मान लीजिए इस सिचुएशन में हमारी फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम कहते हैं FR दैट मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, FR। तो हमें पता है कि XL क्या होता है, XL विल बी इज इक्वल टू ओमेगा L, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा बराबर क्या होता है, दैट इज 2 पाई f। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई f L। पर हमें पता है ये सर्किट अभी किस पे वर्क कर रहा है, रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, FR, सो इट विल बी FR। नाउ XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू अगेन वी नो दैट 1 अपॉन ओमेगा इज 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2 पाई f देन C। पर ये C XC भी क्या है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज FR। क्लियर है। सो हम इन दोनों को इस कंडीशन पर पुट कर सकते हैं, XL इज इक्वल टू XC इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। XL के प्लेस पर हम XL की वैल्यू 2 पाई FR L पुट कर दें तो इट विल बी 2 पाई FR then it will be L is equal to 1 upon XC की वैल्यू जो होती है that is 2 pi FRC। हमें पता है दोनों में L आपको दिया हुआ है, C आपको दिया हुआ है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, अननोन इज FR, क्योंकि हम तो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, इसमें से कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। सो फॉर दैट FR क्या है, अननोन एक साइड ले आए और नॉन एक साइड, तो ये अननोन इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, FR इंटू FR, ये FR इंटू ये FR स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई C इंटू ये 2 पाई L यहाँ आ जाएगा 2 पाई L। क्लियर है, 2 पाई इट इज 4 पाई FR स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू L C। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, FR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू LC। क्लियर है, 2 पाई स्क्वायर 1 अपॉन 2 पाई बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, इट इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। तो FR क्या हो जाएगा, FR मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। दैट मीन्स ये क्या है, इट इज़ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें इस सर्किट में मैक्सिमम क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। मतलब जब आप इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो L और C की वैल्यू इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट करके आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। और सेम फ्रीक्वेंसी पर आपके सर्किट पर जब आप चेक करेंगे तो आपके सर्किट पर आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा R is equal to, we know that omega is 2 pi f। clear?
सो हम यहाँ पर इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इफ 2 पाई क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई एफ आर हो जाएगा, तो उसे हम क्या पुट कर देंगे, ओमेगा आर, और इसे पुट कर देंगे 1/√LC। तो ये क्या हो गई हमारी एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेजर डायग्राम की, यानी इस रेजोनेंस की कंडीशन में हमारे इस RLC सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम क्या होगा। नाउ बात करें फेजर डायग्राम इन रेजोनेंस, तो एट दैट सिचुएशन हमें पता है कि जब हमने इम्पीडेंस की बात की थी तो जो हमारा इम्पीडेंस Z था वो क्या था, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। वन इज जब XL क्या हो, XC से ग्रेटर हो, XL XC के इक्वल हो, और XL XC से लेस हो। तो ये 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि हमारा सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है। तो सेम एज फेजर डायग्राम में भी क्या होगा, फेजर डायग्राम में भी हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 2 फ्रीक्वेंसी है, वन इज एफ जो क्या है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इज एफ आर दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी जब एफ की वैल्यू एफ आर से लेस हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन F is equal to FR, and the third condition, third will be, you know, F यानी F applied frequency is greater than FR। हमें ये तीनों सिचुएशन पे क्या करना है, हमारे रेजोनेंस को चेक करना है। तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, हमें पता है that is I। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमारा जो फेज होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, यानी हमारे अप्लाइड वोल्टेज पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, VC माइनस VL, ये एंगल होगा फाई। ठीक है, मतलब हमारा सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है अभी, एज अ कैपेसिटिव। क्यों, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हमारा सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, कैपेसिटिव। सो कैपेसिटिव के केस में हमारा VC माइनस क्या हो जाएगा, VL, ये हमारा क्या है, VC है, और ये हमारा है VL। जब हमारा ये सर्किट, ठीक है, जब हमारा सर्किट में F और FR दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हमने बात की इट इज रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही वोल्टेज और करंट क्या हो जाएंगे, इन फेज, मतलब वोल्टेज भी यही होगा, करंट भी यही होगा, और एंगल, जो एंगल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये जो फाई है इट विल बी 0, तो ये यहीं आ जाएगा, तो वोल्टेज भी सेम उस पर रहेगा। और इस सिचुएशन में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VR, मीन्स इट इज XL इज इक्वल टू XC। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन XL इज less than XC। Now in this particular situation रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होने पर क्या होगा, हमारा फेज एंगल अपवर्ड होगा, एंड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इट विल बी VL माइनस VC। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल होगा इट इज़ फाई, इट इज़ आर I, it is V is equal to IZ applied voltage, it is VL and it is VC। क्लियर है। सो ये क्या है हमारा फेजर डायग्राम। नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस कर्व। ठीक है, रेजोनेंस कर्व और RLC सीरीज रेजोनेंस कर्व, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कर्व। रेजोनेंस कर्व, इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को लेना होता है और वाई एक्सिस पर हम करंट को लेते हैं। मतलब ये कर्व फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट पर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सो इसे ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे दैट इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और करंट आई इन एम्पियर। इट विल बी मिली एंड सो ऑन, वो डिपेंड करता है आपके सर्किट पे आप कितना अप्लाई कर रहे हो। सो इस टाइप का जब कर्व आप ड्रॉ करते हैं तो आपका कर्व कुछ इस तरह का, और ये फ्रीक्वेंसी जिस पर आपके करंट की वैल्यू क्या है
मैक्सिमम हो, ठीक है, आई दैट इज आई मैक्स, इस पर इस पॉइंट जिस पर करंट की वैल्यू क्या है मैक्सिमम, इसे हम कहेंगे एफ आर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कर्व मैक्सिमम यानी मैक्सिमम आई की वैल्यू कब होगी, जब आपका रेजिस्टेंस आर क्या हो, लो हो, आर इज इक्वल टू लो, ठीक है। पर अगर आर की वैल्यू क्या हो मैक्सिमम, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका कर्व जो होगा वो क्या हो जाता है, कुछ इस तरह का। मतलब जब आपका आर क्या है, आर इज इक्वल टू हाई और वेरी हाई, आर क्या है, बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। ये करंट क्या है, ये दैट इज आई। इसका मतलब कि हमारा जो करंट है वो कहीं ना कहीं इम्पिडेंस और वी कैन से दैट रेजिस्टेंस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और इट इज ऑल्सो ट्रू जस्ट बिकॉज वी नो दैट वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्लियर है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। सो आर की वैल्यू, आर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, उतनी कम हो रही है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा ये वैल्यू जितनी कम होगी करंट उतना ज़्यादा। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मैक्सिमम करंट अगर चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, लो। और अगर आपका करंट कम है दैट मीन्स कि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा, दैट इज हाई। क्लियर है। सो नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्ट देखेंगे, जैसा है बैंडविड्थ क्या होता है, इट विल बी डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होंगी, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर क्या हो, आपका हाफ पावर पॉइंट, सम केसेस में क्या लेते हैं हम, हाफ पावर पॉइंट लेते हैं। हाफ पावर पॉइंट जो होता है यानी मैक्सिमम पावर का हाफ पावर जिस पॉइंट पर होगा वो क्या कहलाएंगे, हाफ पावर पॉइंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैक्सिमम इस पॉइंट पर है, तो सेम इज एक पॉइंट यहाँ भी आएगा और एक पॉइंट यहाँ भी आएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे मान लीजिए जनरली जो हाफ पावर पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, आरएमएस वैल्यू पे होते हैं। तो मैक्सिमम करंट के आरएमएस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 70%, दैट इज क्लियर है। तो यहाँ पर इट इज आई मैक्स बाय √2, ये क्या होगी, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। इस पॉइंट पर इस फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए हमने कहा F1 और इस फ्रीक्वेंसी को हमने कहा F2। So bandwidth F is equal to, it will be F2 minus F1। ये क्या होगी, हमारी बैंडविड्थ होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल RLC सर्किट। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।